दोस्तों, जब हम कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा के लिए अप्लाई करने जा रहे होते हैं या अप्लाई कर चुके होते हैं, तो कहीं न कहीं इसके अपडेट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि बहुत से अपडेट ऐसे होते हैं जो हमारे एप्लीकेशन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट डालते हैं। और हम अगर अप्लाई करने जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ अपडेट्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए ईज़ी भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आपको तब पता चलेगा जब मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर हमें कनाडा की वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, खासकर परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा के लिए, तो आपको कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री के बारे में पता होना चाहिए। एक्सप्रेस एंट्री एक ऐसा फनल होता है जिसके थ्रू हम अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैं आपको ये बता के दिखाऊं कि देखिए, इस तरह से एक सपोज एक पाइप है जिसको हम एक्सप्रेस एंट्री बोलते हैं। एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आप एप्लीकेशन डालते हो और अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपने सब कैटेगरीज को चूज़ करते हो। अगर आप कनाडा में आपको एक्सपीरियंस होता है तो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आप जाते हो। अगर आप प्रोविंशियल नॉमिनी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो प्रोविंशियल नॉमिनी कैटेगरी में पीएनपी बोलते हैं, तो अप्लाई करते हो। अगर आप फेडरल स्किल कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो एफएसडब्ल्यू में अप्लाई करते हो। तो ट्रेड कैटेगरी ऐसे होता है, तो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं अप्लाई करने के लिए। तो जो मेन रोल होता है वो एक्सप्रेस एंट्री का होता है। जैसे कि अगर मैं शॉर्ट में दिखाऊं आपको, तो ये देखिए, आपको कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री है, इसके थ्रू कौन कौन से प्रोग्राम मैनेज किए जाते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम होता है, ये मैनेज किया जाता है। और ट्रेड कैटेगरी होती है, एफएसटीपी बोलते हैं, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास मिल रहा है। अटलांटिक इमिग्रेशन पॉलिट प्रोग्राम भी एक होता है और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स भी होते हैं जो अलग अलग प्रोविंसेस हैं। सपोज 10 प्रोविंसेस हैं, सबके लिए अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो इसमें जो अपडेट है उसका क्या रोल है, तो ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो देखिए, होता क्या है, जब हम कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो देखो, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, अगर मैं आपको इस तरह सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो कनाडा अप्लाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, आपकी एज होती है, आपका लैंग्वेज एबिलिटी होती है, एडॉप्टेबिलिटी होती है, एजुकेशन होता है। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था किस तरह से पॉइंट कैलकुलेट किए जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, लैंग्वेज एबिलिटी की। अब लैंग्वेज एबिलिटी कैसे होता है, आपको इंग्लिश का टेस्ट देना होता है और इंग्लिश का टेस्ट आप देते हो, आप प्रूव करते हो कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसी है। खासकर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग 4 मॉड्यूल होते हैं, आपको समझ में आता है। तो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग का जो मॉड्यूल होता है, इसमें जो आप इंग्लिश का टेस्ट देते हो उसके लिए बहुत अलग अलग अथॉरिटीज़ होती है। जैसे अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बताऊँ तो एक होता है IELTS का आप टेस्ट देते हो। IELTS के थ्रू आपकी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग का यहाँ पे टेस्ट होता है। ये एक अथॉरिटी है जिसको कनाडा की तरफ से ऑथराइज किया गया है। एक होता है सेल्पिप। सेल्पिप के थ्रू भी आप इंग्लिश का टेस्ट दे सकते हो। पहले ये ऑथराइज नहीं था, लेकिन बाद में ये भी सेल्पिप को भी अप्रूव कर दिया गया। साथ में पीटीई की बात करते हैं, पीटीई भी ऑथराइज कर दिया गया। अब देखिए क्या होता है कि पहले सिर्फ एक मॉड्यूल था। पहले क्या था, इंग्लिश का टेस्ट में लिए आइल्स का एग्जाम दिया जाता था, लेकिन आइल्स देने वाले के लिए क्या हुआ कि लोग 2 बार 4 बार एग्जाम दिया करते थे, क्लियर ही नहीं हो पाता, CLB 9 आता ही नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं सेल्पिप आने से लोगों को क्या होता है कि बैंड आने लग गए, क्योंकि जब कोई चीज़ नया इंप्लीमेंट होता है तो वहाँ पे जो चेकिंग सिस्टम होता है वो थोड़ा इजी हो जाता है, तो लोगों के सेल्फी पे बैंड आते थे। फिर पीटी थी, पीटी इजी होता है तो ईपीटी में भी बैंड आने लग गए। उसी तरह से अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि टॉफेल एसेंशियल टेस्ट, इसको भी ऑथराइज करने जा रही है। अब जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पर कि देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है, आइल्स होता है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। जनरल कैटेगरी में आपको देना होता है यहाँ पे आइल्स का टेस्ट। अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, आप आइल्स से देते हो। आप सेल्फी देना चाहते हो, कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंडेक्स प्रोग्राम होता है, उसके थ्रू भी आइल्स दे सकते हो। पीटी देना चाहते हो, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश कोर, पीटी कोर आप दे सकते हो। तो ये 3 आपको देखने को मिलते हैं जिसके थ्रू आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे सकते थे। अब अगर आप टॉफिल देना चाहते हो तो टॉफिल यहाँ पे भी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव किया जा रहा है। अभी एग्जैक्ट डेट निकल के नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस और CIC की तरफ से IRCC की बात करते हैं, ये चीज़ें हमें इंप्लीमेंट होती हुई दिख रही हैं। यहाँ देखोगे, कनाडा एड्स न्यू टेस्ट टू इमिग्रेशन लिस्ट गिविंग PR एप्लीकेंट मोर टेस्ट चॉइस। तो आपके पास चॉइसेस ज़्यादा होंगी तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन क्रिएट नहीं होगा। उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपके बैंड आने के चांसेस ज़्यादा हाई हो जाते हैं। पहले क्या होता था, पहले आप देखोगे CLB 9 सुनकर के बहुत लोग डर जाते थे कि CLB 9 लाना है और लिसनिंग में 8, बाकी में 7 कैसे आएगा, हम अप्लाई ही नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत माइंड में आती थी, लेकिन कहीं ना कहीं सेल्पिप है, पीटी आ गया, अब टॉफिल भी आ जाएगा, तो इससे थ्रू आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे, तो कहीं ना कहीं आपके बैंड आने के चांसेस ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो थोड़ा न्यूज़ में आप जाओगे तो इमिग्रेशन रिफ्यूजी सिटीजनशिप कनाडा हैज़ कन्फर्म इट विल बिगिन एक्सेप्टिंग द टॉफिल एसेंशियल टेस्ट
एडमिनिस्ट्रेड बाय द एजुकेशनल टेस्ट सर्विसेज। और तो आप नीचे जाओगे तो आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे IRCC की तरफ से यहाँ पे कंफर्मेशन आता हुआ दिख जाएगा। अभी लेकिन एग्जैक्ट डेट अभी आती हुई दिख रही है। आप देखोगे टॉफल का ये जो चीज़ें इंप्लीमेंट हुई थी 21 अगस्त को ही ये इन्फॉर्मेशन हमें आती हुई दिखी थी। हालांकि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि ऑन अगस्त 21, 2025 ETS वॉज ऑफिशियली एडेड अ डेजिग्नेटेड लैंग्वेज टेस्टिंग एजेंसी बाय IRCC। लेकिन इसमें अभी भी ये भी है कि अभी IRCC और ETS आर वर्किंग टुगेदर टू फाइनलाइज टाइमलाइन एंड टेस्ट सेंटर अवेलेबिलिटी। ये सब चीज़ें अभी फाइनलाइज होनी बाकी हैं। तो मैंने आपको ये जो दिखाया था कि एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जो प्रोग्राम मैनेज होते हैं, तो अगर आप अटलांटिक इमेजिंग पायलट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो और प्रोविंशियल नॉमिनी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो या तो फेडरल स्किल वर्कर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, तो हर जगह पे ये रूल आपको इंप्लीमेंट होता हुआ दिख जाएगा। आप देखो कभी विच इमिग्रेशन प्रोग्राम शुड आई अप्लाई अंडर द टॉफल एसेंशियल, तो आप एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करो, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में करो या प्रोविंशियल नॉमिनी कैटेगरी में करो, तो हर जगह पे आपको ये चीज़ें ऑथराइज होती हुई दिख जाएंगी। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या ये टॉफल एसेंशियल का जो टेस्ट है वो क्या आइल्स PT सेल्फिप की तरह होगा? तो हाँ, इसका जो पैटर्न होगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे भी आपको लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग 4 मॉड्यूल देखने को मिलेंगे। और खासकर अगर आप देखोगे ना, जहाँ पे आइल्स का एग्जाम देने के बाद पहले बहुत टाइम लगता था उसका रिजल्ट आने में, लेकिन ये जो रिजल्ट इसका आएगा अगर आप यहाँ देखोगे तो ऑफिशियल स्कोर आर रिलीज्ड विद इन 6 डे एंड कैन बी सेंड टू अनलिमिटेड इंस्टीट्यूशन फी फॉर चार्ज। तो ये सब चीज़ें आपको देख मिलेंगी, मतलब विद इन 6 डेज में इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे आता हुआ दिख जाएगा। तो और बहुत लोगों के क्वेश्चन मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि अब क्या लोग आइल्स का एग्ज़ाम देंगे? तो जरूर, अगर किसी के बैंड आइल्स में नहीं आ रहे हैं और कहीं ना कहीं टॉफल एसेंशियल एग्जाम देने के बाद उसके बैंड आ जाते हैं, तो लोग एक दूसरे को रिकमेंड करेंगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने वाले टाइम पे हो सकता है टॉफल एसेंशियल दें। अगर उनका रिजल्ट अच्छा आता है, तो उनकी अगर मार्किंग अच्छी होती है, तो कहीं ना कहीं आइल्स का जो मोनोपोली पहले हुआ करती थी वो हमें इन लोगों के जुड़ने से कम होती हुई दिख रही है। बाकी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि कितने टाइम का ये टेस्ट होगा, द टेस्ट टेक अबाउट 1.5 आवर एंड इज कंडक्टेड एज सिक्योर सेंटर इन कनाडा एंड वर्ल्ड वाइड। तो मतलब आपको हर जगह पे ये वर्ल्ड वाइड में होता हुआ दिखेगा, इंक्लूडिंग कनाडा। और यहाँ देखो कि कैंडिडेट रिसीव इंस्टेंट अनऑफिशियल स्कोर for the listening and reading section, while official score are typically released within 6 days. Score report can be shared with a multiple institution at the no cost extra cost. ये सब चीज़ें हैं जो यहाँ पे बेनिफिट दी जा रही हैं। तो ये अपडेट था दोस्तों। आई होप मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूलिएगा। और साथ ही साथ आपकी कुछ क्वेरी होती है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन के लिए, तो जरूर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे दिया हुआ, व्हाट्सएप कर सकते हो। ज़रूर मैं आपकी कॉल को रिसीव करने की कोशिश करूँगा, आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।